जय हिंद बच्चों। आज गृह विज्ञान विषय में अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनमें आपको पूरे अंक बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। इसमें अंक आपके कटने नहीं हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला चैप्टर है, उसमें एक क्वेश्चन आता है, बजट से आप क्या समझते हैं। तो पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन हर साल लगभग आया है, तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए कि बजट क्या है। एक निश्चित समय की अवधि में आय व्यय का पूर्वानुमान या आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। तो एक निश्चित समय के लिए आय व्यय का जो हम लेखा जोखा रखते हैं उसको बजट कहा जाता है। परिवार का बनाते हैं तो उसको पारिवारिक बजट कहा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है, पारिवारिक बजट की मुख्य मदें क्या हैं। तो मुख्य मद का मतलब कहाँ कहाँ बजट में कौन कौन सी चीज़ों में खर्चा होता है। तो देख रहे हैं, भोजन, वस्त्र और निवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, इन सब चीज़ों पे खर्चा होता है। तो ये मुख्य खर्च की मदें हैं, बजट के मुख्य मद हैं। तो इनका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है, परिवार की मूलभूत या प्राथमिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। तो मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं, सवाल हर साल लगभग पूछा गया है। तो ये इस मूलभूत आवश्यकताएं जो है, भोजन, वस्त्र या कपड़ा और आवास, ये परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और बजट क्यों बनाया जाता है, बजट के क्या लाभ हैं, ये सवाल भी पूछे गए हैं, तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा एंजल का नियम। तो एंजल का नियम क्या है कि आय बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो मनोरंजन और आवास, शिक्षा आदि का व्यय प्रतिशत बढ़ता जाता है, विलासिता की चीज़ों पर खर्च बढ़ता जाता है। तो ये एंजल का नियम है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर के। तो इसमें जो क्वेश्चन आया है सबसे ज़्यादा वो आया है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या है, पारिवारिक बजट बनाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान और उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही होगा, उपर्युक्त सभी सही होगा, क्योंकि बजट बनाने से आय में भी वृद्धि हो जाती है, व्यय पर नियंत्रण होता है, आय व्यय का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है, तो बचत करना भी होता है और व्यय पर नियंत्रण भी होता है और आय का ज्ञान हो जाता है। तो सभी सही है। आमतौर पे जो क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं उनमें से सभी गृह विज्ञान विषय में खास तौर से देखा गया है कि इनमें से सभी अक्सर सही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर दो विकल्प आपको सही लग रहे हैं, इसके मतलब उपरोक्त सभी या इनमें से सभी विकल्प सही होने की ज़्यादा संभावना लगती है ऐसे में। तो इसके अलावा सर्वोत्तम या आदर्श बजट कौन सा होता है। तो घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट, दैनिक बजट। तो बचत का जो बजट होता है वो सबसे अच्छा माना गया है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तैयार कर लीजिए। दूसरा चैप्टर देखते हैं, जीवन बीमा से लाभ लिखिए या जीवन बीमा की उपयोगिता लिखिए। तो ये सवाल बहुत ही पूछा गया है। तो बीमा कराने से क्या फ़ायदा है कि अगर जीवन बीमा का मतलब ये कि जीवन का बीमा होता है, कोई अगर समस्या आती है तो आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ बचत भी होती है। तो बीमा धारक के मृत्यु पर परिवार को पैसा भी मिलता है। तो ये लाभ है, इस पे हमने वीडियो बनाया है, पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद में है, राष्ट्रीय बचत पत्रों से क्या अभिप्राय है। तो एनएससी जिसको कहा जाता है, तो राष्ट्रीय बचत पत्र, इसमें हम पैसा जमा करते हैं, निश्चित अवधि के लिए फिक्स किया जाता है, एनएससी या राष्ट्रीय बचत पत्र कहते हैं। इस पर ब्याज मिलता है, तो राष्ट्रीय बचत पत्र कहलाते हैं। शॉर्ट में एनएससी भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा पासबुक और चेक बुक में क्या अंतर है। तो पासबुक जो सेविंग अकाउंट खुलाते हैं उसमें एक पासबुक मिलती है जिसमें लेन देन का पूरा विवरण होता है। और चेक बुक क्या है कि पैसा निकालने के लिए कुछ मिलते हैं, चेकें मिलती हैं जिससे हम खुद भी पैसा निकाल सकते हैं, दूसरे को उपहार भी दे सकते हैं। तो ये चेक बुक कहलाती है। तो इसमें प्रमुख अंतर बताया जा चुका है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बैंक में बचत खाता खोलने से क्या लाभ है।
तो धन सुरक्षित रहता है, आवश्यकता अनुसार धन आसानी से आप निकाल सकते हैं, धन पर ब्याज भी मिलता है, जमा किए धन का उपयोग देश के विकास में भी उपयोगी है। तो इस तरह से व्यक्ति का भी फायदा है और देश का भी इसमें फ़ायदा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा बैंक की उपयोगिता, तो इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बैंक का क्या फ़ायदा है आप लिख सकते हैं। बैंक में खाता खुलाते हैं, जमा करते हैं और बचत खाता खुलाते हैं, तरह तरह के आप क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। रेखांकित चेक क्या है, तो जिसमें क्रॉस रेखाएं खींच दी जाती हैं एक किनारे पर, रेखांकित चेक कहलाता है। उपहार देते हैं तो उपहार चेक कहलाता है। मितव्ययिता का मतलब सोच समझकर उचित खर्च करना, अपव्यय न करना, वो मितव्ययिता कहलाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चेक बुक से क्या लाभ है हम बता ही चुके हैं। बचत के लाभ लिखिए, तो ये अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा देखते हैं आगे, इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। बचत क्या है, किसे कहते हैं। बैंक के 4 प्रकार के खातों के नाम लिखिए। तो इस तरह से चालू खाता, बचत खाता, ये सवाल भी पूछा गया है। इसके अलावा चेक के प्रकार ये बहुत पूछा गया है। तो इसमें चेक के प्रकार क्या है, बेयरर चेक है, ऑर्डर चेक है, क्रॉस चेक है, ट्रेवलर चेक है और गिफ्ट चेक है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपकी किताब में या नोट्स में जो लिखा है उस तरह का आप लिखिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बचत सुरक्षित रखने के उपाय कौन कौन से साधन क्या है, डाकघर है, बैंक है, जीवन बीमा में है, संपत्ति खरीद सकते हैं। तो इस तरह से बचत करने के कई साधन है, आप आसानी से लिख सकते हैं। जीवन बीमा योजना क्या है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किसान विकास पत्र योजना क्या है, कई बार सवाल पूछा गया है। और राष्ट्रीय बचत पत्र योजना क्या है, तो इस पे एक योजना कहाँ की है पूछा गया है। तो ये योजना कहाँ की है, आपको ये सवाल पहले भी कराया जा चुका है। तो किसान विकास पत्र जो योजना है, डाक खाने की योजना है, एनएससी में वहीं से लेते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र जिसको कहते हैं और किसान विकास पत्र। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब देखते हैं ग्रह गणित चैप्टर में क्या है कि आसान सवाल आते हैं, कुछ गुणा के आते हैं, भाग के आते हैं। जैसे एक सवाल दिया गया है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 है, तो 1 केले का मूल्य बताइए। तो 1 दर्जन का मतलब 12 केले, तो 12 केले मिल रहे हैं 60 रुपये के। तो 1 केला कितने का होगा, तो कई का मालूम है, 1 का पता करना है तो 12 से भाग दे देंगे, 12 पंचे 60, मतलब 5 रुपये होगा 1 केले का मूल्य। तो इस तरह से अगर कई का दिया है, 1 का पता करना है तो भाग देंगे, और अगर 1 का दिया है और कई का मूल्य पता करना है तो हम गुणा करेंगे। जैसे दिया है क्वेश्चन 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 80 रुपये, तो 6 किलोग्राम दाल का मूल्य बताइए। तो इसको गुणा कर देंगे, 8 छः 48, 480 रुपये हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी तरह घुमा के सवाल आ सकते हैं। अगला चैप्टर देखते हैं, इसमें क्या आया है, जल की क्या पहचान है, शुद्ध जल की क्या पहचान है। तो जल जो होता है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ये बहुत ही अच्छी इसकी पहचान है। अशुद्ध जल क्या है, जलवाष्प को संघनित करने पर जो जल प्राप्त होता है उसको अशुद्ध जल कहते हैं। और क्या है कि अधिक जल नष्ट ना हो, अपव्यय बचाने के 2 उपाय बताइए। तो आवश्यकता ना होने पर टोटी ना जो है खुला रखें, टोटी बंद रखें, स्नान करते समय फव्वारे का प्रयोग करें। सब उपयोग आप लिख सकते हैं, कई तरह से प्रयोग लिख सकते हैं, जल को कैसे बचाया जा सकता है। मनुष्य के शरीर में जल कितना है, तो पृथ्वी पर और मनुष्य के शरीर में जल प्रतिशत लगभग 70 से 75% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल अशुद्ध होने के कारण लिखिए, मतलब जल प्रदूषण के कारण आपको लिखना है। तो जल प्रदूषित कैसे होता है आप लिख देंगे, कई तरह के कारण है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जलीकरण से क्या है, तो निर्जलीकरण को कहा जाता है डिहाइड्रेशन। तो शरीर में जल की कमी को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। जैसे बार बार उल्टी होना, दस्त होना, इससे शरीर में आमतौर पे जल की कमी हो जाती है, या गर्मियों में जल की कमी हो जाती है, जल अगर हम नहीं पी पाते हैं ठीक से, लू लग जाती है। अशुद्ध जल का प्रयोग कब किया जाता है, तो अशुद्ध जल का प्रयोग औषधियों में इंजेक्शन लगाने में किया जाता है। आदर्श कुएं की क्या विशेषता है, तो कुएं क्या है कि किसी बाहरी शुद्ध अगर कुएं में नहीं है तो शुद्ध जल उससे प्राप्त होता है, तो आदर्श कुआं ऐसा कुआं कहलाएगा। अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है कि H2O रासायनिक यौगिक का सूत्र क्या है, तो H2O किसका है, जल का सूत्र है। तो ये सवाल बहुत ही आया है, जल का सूत्र हमको मालूम होना चाहिए, H2O होता है। तो कई बार ये सवाल आया है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है।
आगे देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है ये है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग के नाम बताइए। तो अशुद्ध जल से जो खास बीमारियां फैलती हैं वो है हैजा, पेचिस, टाइफाइड और अतिसार या डायरिया। तो इस पे हम वीडियो बना चुके हैं, इसको आप याद रखिए। हैजा भी गंदे पानी से फैलता है, पेचिस भी, और टाइफाइड और अतिसार या डायरिया भी। तो साफ पानी पीना चाहिए इस वजह से। 3 निसंक्रामक पदार्थों के नाम बताइए, ये सवाल पूछा गया है। 3 निसंक्रामक पदार्थों का नाम बताइए। निसंक्रामक पदार्थ क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, चूना और डीडीटी। तो ये क्या है? रोगाणुओं को मारते हैं, तो निसंक्रामक पदार्थ कहलाते हैं। खासतौर से ब्लीचिंग पाउडर और चूना आप लिख सकते हैं, निसंक्रामक पदार्थ है। इसके अलावा अशुद्ध जल का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्ध जल से बीमारियां होती हैं, हमने अभी बताया कि हैजा, डायरिया, पेचिस, ये सब जल से फैलने वाली बीमारियां हो सकती हैं। और पीलिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, अतिसार जिसको कहा जाता है। आगे देखते हैं, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग या फैलने वाले रोग तो जीवाणुओं या विषाणुओं द्वारा ये होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जैसे उदाहरण चेचक, खसरा, हैजा, टाइफाइड, टीबी और कोरोना लिख सकते हैं आप। कोरोना कितना फैलने वाला बीमारी है, बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इस तरह की बीमारियां क्या कहलाती हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो 4 संक्रामक रोगों के नाम जैसे पूछ लिया जाए तो तमाम बीमारियां हैं, आप 4 नहीं 10 लिख दीजिए, क्योंकि 4 अगर पूछा गया है, 1 2 अगर आपके गलत भी हो गए तो 4 तो सही रहेंगे। तो कई बीमारियों का 4 पूछा जाए तो 6 7 8 लिखिए, जो भी आपको पता है। जैसे आपके 4 तो सही निकल आए। तो ये नंबर इस तरह से पाया जाता है, नंबर देता कोई नहीं है, लेना पड़ता है। भोजन विषाक्त कैसे हो जाता है, सवाल पूछा गया है कई बार। तो भोजन विषाक्त है, फूड पॉइजनिंग कहा जाता है इसको। तो भोजन अगर बासी है, रखा हुआ है और उसमें जीवाणु हो गया, कोई कवक हो गया, तो भोजन विषाक्त हो जाता है। खास तौर से भोजन विषाक्त होने का जो कारण माना जाता है वो होता है एक जीवाणु जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम इंडोबाइटिकम। तो इसको आप याद रखिए, क्लोस्ट्रीडियम बाटुलाइनम। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलाइनम इसका नाम होता है, याद रखिए। तो ये जो है भोजन विषाक्त होने का एक कारण होता है जीवाणु। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो कोरोना आप जानते हैं, कोरोना या कोविड-19। क्षय रोग ये हवा के माध्यम से फैलता है। चेचक, खसरा, कुकर खांसी और जुकाम आप लिख सकते हो, निमोनिया। तो ये सब, डिप्थीरिया, ये सब वायु द्वारा फैलने वाली प्रमुख बीमारियां हैं। तो भोजन की विषाक्तता से क्या समझते हैं? तो भोजन विषाक्त होने पे क्या होता है? उल्टी, दस्त, बेहोशी होने लगती है। तो भोजन विषाक्तता होती है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाते हैं? तो तपेदिक से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां कौन सी हैं? तो मच्छर से क्या फैलता है? चेचक, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड है विकल्प जैसे दिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है? मलेरिया, मादा एनाफिलिस से फैलता है मलेरिया। तो वाहक है, मच्छर क्या है? वाहक है, रोग फैलाने वाला। बीसीजी वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, हम आपको बता चुके हैं। बहुविकल्पी में पूछा गया, संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलते हैं? वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, कैसे भी फैल सकते हैं। एटीएस है, टिट बैग जिसको कहते हैं, किससे बचाव के लिए इंजेक्शन लगाते हैं? तो टिटनेस के लिए, सबको पता है। तो ये भी सवाल बहुत आसान है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण की परिभाषा लिखिए। तो पर्यावरण को लिख सकते हैं परिधन आवरण। तो परि का मतलब चारों तरफ, आवरण का मतलब घिरा हुआ। तो चारों तरफ जो प्राकृतिक आवरण है पृथ्वी के, वो क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो पर्यावरण में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पर्यावरण प्राकृतिक कारकों का आवरण होता है, जो जीवधारियों को चारों ओर से घेरे रहता है, इसका मतलब हो गया। तो ये सवाल बहुत पूछा गया है, लगातार पूछा गया है, याद करिए। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ये भी पूछा गया है। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? वायु प्रदूषण क्या है? तो ये आप याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदूषण क्या है कि पर्यावरण में भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो कोई भी अनचाहा परिवर्तन अगर होता है पर्यावरण में तो पर्यावरण प्रदूषण उसको कहते हैं, लिख सकते हैं आप। और प्रदूषण के जो प्रकार हैं कई तरह के आपकी किताबों में लिखा है, लेकिन जो मुख्य प्रदूषण है वो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसके अलावा रेडियोधर्मी प्रदूषण, जैविक प्रदूषण, ये सब भी आपको
लिखा मिलाएगा तो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन 4 इसमें से तो ज़रूर लिखने पड़ेंगे। वायु, जल और मृदा और ध्वनि प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण भी लिख दें उसमें, ठीक रहेगा। फिर वायु प्रदूषण क्या है, तो वायु में अगर अनचाहे परिवर्तन हो तो वायु प्रदूषण कहलाएगा। अब इसी पे आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी ऐसे ही आए हैं। जैसे पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिक के जलने से कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जो भी कोई चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो याद रखिए, जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और श्वसन जो लेते हैं ऑक्सीजन गैस लेते हैं, याद रखिएगा। सारे पौधे और जीव जंतु सारे लोग जो है ऑक्सीजन गैस लेते हैं श्वसन की क्रिया में। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। कैसे शुद्ध करते हैं, तो पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इस तरह से वातावरण को एक तरह से शुद्ध करते हैं। पर्यावरण क्या है, पूछा गया है वायु प्रदूषण के कारण क्या है, तो औद्योगिकरण है, वाहनों का धुआं, नगरीकरण। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा इसमें से। अगला है ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण है, तो इसका आंसर लिख लेंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो योग हम लोग कब करते हैं, खास तौर से सारी दुनिया योग करती है। योग का डंका बजता है पूरे दुनिया में, तो दिन होता है 22। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो ये 25 जून 21 जून होगा। तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित भी है। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, यह है 19 नवंबर। ये भी सवाल पूछा गया है। हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन लघुत्तरीय। जैसे वस्त्र काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है, ये सवाल बहुत पूछा गया है। इसके अलावा घर पर सिलाई करने की क्या लाभ है, और पूछा गया कपड़ा काटते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। ड्राफ्ट किससे कहते हैं, तो ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ड्राफ्ट किससे कहते हैं, तो कपड़े को काटने से पहले नाप लेकर उसका खाका बनाते हैं, उसी को कहते हैं ड्राफ्ट। अब इस चैप्टर में और क्वेश्चन पूछे गए हैं कई। सिलाई में आवश्यक उपकरण के नाम लिखिए, तो बहुत आसानी से आप लिख लेंगे कि सिलाई में कौन कौन से उपकरण उपयोग किए जाते हैं, सारे लोग क्वेश्चन कर लेंगे। सिलाई में प्रयोग होने वाले विभिन्न टाँकों के नाम लिखिए, तो टाँका कौन कौन से होता है, कच्चा टाँका, सम कच्चा टाँका, असम कच्चा टाँका, सादा टाँका, तिरछी कच्ची सिलाई टाँका, हेमिंग टाँका, बखिया, ये सब अलग अलग तरह के टाँके हैं। बहुत ही सवाल बार बार पूछा गया, हर साल पूछे गए हैं दोनों सवाल। और इसके अलावा पूछा गया 1 वर्ष की बालिका के फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, तो 1 मीटर ये आंसर होगा, ये याद रखिएगा। मिल्टन चाक की क्या उपयोगिता है, तो कपड़े पर जो निशान लगाने का चाक होता है वो होता है मिल्टन चाक, सबको मालूम होगा। सिलाई किट, जिसमें हम सिलाई के उपकरण रखते हैं उसको कहते हैं सिलाई किट कहते हैं, उपकरण के पूरे समूह को। तो सारे उपकरणों को मिला के क्या कहते हैं, सिलाई किट। सिलाई में जो उपकरण प्रयोग होते हैं सिलाई किट कहलाते हैं। इससे सवाल पूछे भी गए कि सिलाई किट के कुछ उपकरणों के नाम बताइए, आप लिख लेंगे आसानी से। तो इस तरह से सवाल। कपड़े घर पे सिलाई करने का क्या फ़ायदा है, इंची टेप का क्या उपयोग है सिलाई में, तो इंची टेप का उपयोग क्या करते हैं, नाप लेने में इसका उपयोग होता है, तो लिख लेंगे सारे लोग। इसके अलावा इस चैप्टर में सवाल पूछा गया है तुरपन किसे कहते हैं, कुर्ते फ्रॉक को नीचे मोड़कर जो सिलाई की जाती है उसको कहते हैं तुरपन। और सिलाई मशीन की सुई टूटने के 2 कारण बताइए, तो ये सवाल पूछा गया है। सिलाई मशीन की सुई टूटने का क्या कारण है, मशीन की सुई मुड़ी या टेढ़ी होना, या कपड़े के अनुसार उचित नंबर की सुई का प्रयोग न होना, तो इससे सिलाई की सुई टूट जाती है। अति लघुत्तरीय प्रश्न के बाद बहुविकल्पीय प्रश्न आप देख लीजिए। लंबाई मापने की इकाई क्या है, तो इसके लंबाई हम कैसे नापते हैं, सेंटीमीटर और मीटर में नाप ली जाती है, याद रखिए। वस्त्र काटने से पहले निशान लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं, बता चुके हैं आपको, मिल्टन चाक का उपयोग करते हैं। सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को हम क्या कहते हैं, तो ये जो डिब्बा पूरा रखा जाता है, सिलाई के सामान सब रखे जाते हैं, उस सिलाई के सामान का पूरा डिब्बा ही कहलाता है सिलाई किट। तो बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक, तो भोजन क्यों आवश्यक है, तो शरीर के विकास के लिए, शरीर के निर्माण के लिए और ऊर्जा के लिए, वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है।
अगर भोजन समय से नहीं करेंगे तो ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, कमज़ोर हो जाएंगे और शरीर का विकास नहीं होगा, लंबाई नहीं बढ़ेगी, चुस्त दुरुस्त नहीं रहेंगे। अगला है भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ, तो आपको बता चुके हैं, जल द्वारा, भाप द्वारा, वायु द्वारा। तो इस तरह से कई तरह की विधियाँ आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। भूनने और सेकने में क्या अंतर है, सवाल पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो भूनने में भोज्य वस्तु को गर्म राख या गर्म रेत में भूना जाता है, जबकि सेकने में वस्तु को अंगारों या हीटर पर सेका जाता है। तो इस तरह से सवाल आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पेचिश के रोगी को क्या आहार देना चाहिए। तो पेचिश अगर किसी को हो जाए, पेट खराब हो जाए, तो दही, चावल, केला उबला तथा कच्चा केला, बेल का मुरब्बा, नमकीन, साबूदाना, ये सब चीज़ें पेचिश के रोगी को दी जाती हैं। तो अलग अलग रोग में कौन सा आहार दिया जाता है मालूम होना चाहिए। रेशे युक्त आहार कब दिया जाता है, तो पेट साफ करने के लिए दिया जाता है, इसलिए रेशे युक्त आहार किन रोगों में नहीं दिया जाता है। सवाल अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे अतिसार, मलेरिया, टाइफाइड। तो इसमें रेशेदार आहार देने से बचना चाहिए। तरल आहार से क्या तात्पर्य है, तो जो तरल रूप में दिया जाता है, द्रव रूप में दिया जाता है, जैसे नींबू पानी, जौ का पानी, दूध, चाय, ये सब तरल जो है इनको तरल आहार कहा जाता है। इसके अलावा सवाल पूछा गया है बार बार, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। लोहे की कमी से, आयरन जो होता है तत्व, इसकी कमी से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, जिसको कहा जाता है एनीमिया। बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा पदार्थ लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, तो ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकॉन डी देखो लेते हैं, तो ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इससे ऊर्जा तुरंत मिलती है हमको। इसके अलावा सवाल पूछा गया विटामिन सी, तो एक खट्टे फलों में पाया जाता है खासतौर से विटामिन सी। तो इसका आंसर होगा आंवला। आंवला आंवला जो होता है इसमें क्या होता है कि विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिए विटामिन सी का स्रोत क्या है, आंवला है। आंवला याद रखिए, आंवला है। वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है। विटामिन ए, डी, ई के जो है वसा में घुलनशील है, लेकिन विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील नहीं होती, जल में घुलनशील है। सवाल पूछा जाता है अक्सर, तो याद रखिएगा। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ये भी सवाल पूछा गया है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, वो होती है विटामिन सी। नेक्स्ट देखते हैं, अस्थि भंग का लक्षण है, तो सूजन आ जाती है, दर्द होता है और अंग निष्क्रिय हो जाता है। साथ में उपर्युक्त सभी ये विकल्प दिया है। तो उपर्युक्त सभी लक्षण होते हैं, आमतौर पे हमने बताया कि उपर्युक्त सभी वाला विकल्प आमतौर पे सही होता है। जैसे इसमें एक सवाल और आता है कि मोच की पहचान क्या है, तो मोच में भी पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव, ये लक्षण उसके अंदर उपर्युक्त में से सभी, तो उपर्युक्त में से सभी होगा। तो इस तरह से सवाल पूछे गए हैं। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन और आपको याद करना होगा कि श्वसन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। तो इस श्वसन तंत्र के भाग क्या है, नाक से हम लोग सांस लेते हैं, तो नाक हो गया, और ग्रसनी का भाग हो गया, श्वास नली हो गई, उसके बाद में श्वसनी, उसके ग्रसन जो श्वास नली है दो भागों में बढ़ जाते हैं, उसको कहते हैं श्वसनी, उसके अंदर फेफड़े। तो ये मुख्य श्वसन तंत्र के भाग होते हैं, याद होना चाहिए। इसके अलावा देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो इसमें जो विकल्प सबसे उपयुक्त है वो 12 से 18 बार सही होगा। इसके अलावा कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है, तो इसमें नाक, मुंह और फेफड़े तो सहायता करते हैं, लेकिन हाथ या यकृत अगर पूछ लिया जाए, यकृत इसमें गलत लिखा हुआ है हाथ का, तो अगर कोई और अंग है तो ये श्वसन में सहायता नहीं करता, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। और पूछा गया मानव शरीर में फेफड़े कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अशुद्ध रक्त की शुद्ध किस अंग में होती है, तो अशुद्ध रक्त का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में हो, तो उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। और ऑक्सीजन जब मिल जाती है तो कहाँ पे मिलती है, फेफड़े में मिलती है, तो इसलिए कहा जाता है फेफड़े को कि किस अंग में रक्त की शुद्धि होती है, तो फेफड़े में होती कहा गया है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो आमतौर पर जो स्वस्थ व्यक्ति हैं तो 72 से 75 बार है, या 72 बार सबसे अच्छा आंसर है, आप लिखेंगे, तो याद रखिएगा। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन एक पूछा गया है, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है कि किसी आकस्मिक दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टरी सहायता
उपलब्ध होने से पहले जो चिकित्सा की जाती है उसको कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा। कि मतलब डॉक्टर आने से पहले जो हम उसका प्राथमिक उपचार करते हैं उसी को प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न के बाद में कई क्वेश्चन आए हैं, पढ़ लीजिएगा। इसमें बर्फ़ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तो घर से बाहर जाते समय, ठंड से बचने के लिए, ठंडी सेक देने के लिए, इनमें से सभी विकल्प दिया गया है। तो बर्फ़ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो अगर किसी को बुखार आता है तो बुखार को कम करने के लिए, ठंडी सेक देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बर्फ़ को एक थैली में भरा जाता है तो उससे, इसलिए बर्फ़ की थैली भी इसको कहा जाता है। तो बर्फ़ की थैली या टोपी से सिकाई कब करते हैं? ठंडी सेक देने के लिए, जब बुखार बहुत तेज़ होता है, बुखार कम करने के लिए दिया जाता है। पुलटिस लगाने से क्या लाभ है? तो पुलटिस क्या है? गर्म सेक देने का एक मेथड है। तो इसमें क्या है, दर्द को इससे कमी होती है, दर्द को कम करता है पुलटिस। इसके अलावा रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? तो रिंग कुशन क्या है, इसका प्रयोग कब किया जाता है? कक्षा 9 में भी आप पढ़ चुके हैं। तो सैया घाव, बेड शोर जिसको कहा जाता है, लेटे रहते हैं जो लोग, लगातार लेटे रहते हैं बीमार व्यक्ति, तो उसमें घाव होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में, ऐसे घाव होने की दशा में रिंग कुशन का उपयोग किया जाता है। बर्फ़ के टोपी का देखो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप जो है देख सकते हैं कब किया जाता है। तो तीव्र ज्वर में अभी हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद देखते हैं एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये कितना होगा, याद रखिए, ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया है, एफ में दिया है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखिएगा सब लोग। नाड़ी दर क्या है? नाड़ी दर मतलब हृदय की धड़कन की दर क्या होती है? तो ये पूछा गया है, 2018 में सवाल पूछा गया है। इसके बाद में है धमनियों की जो धड़कन होती है उसको हम देखते हैं, इसलिए धमनियों की धड़कन के आधार पे इसको कहते हैं। तो इसमें हृदय की धड़कन के बजाय धमनियों की धड़कन आंसर सही माना जाएगा। तो ये नाड़ी उससे कहते हैं, नाड़ी कहते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन कई पूछे गए हैं, नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो जितनी बार हृदय धड़कता है उसी हिसाब से धमनियों में रक्त की धड़कन भी पता चलती है। तो इसको कहते हैं नाड़ी दर। तो नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो जो हृदय की धड़कन की गति होगी वही होगी, तो 72 से 80 इसका आंसर होगा। और एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की गति, ये भी वही क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही आसान सवाल है। थर्मामीटर का उपयोग कब किया जाता है? तो शरीर का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। और बैरोमीटर का वायुदाब मापने में क्यों उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने में उपयोग किया जाता है। तो इसमें शरीर का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा इस चैप्टर्स में कुछ और सवाल पूछे गए हैं, जैसे रोगी का तापक्रम क्यों नापा जाता है? तापमान चार्ट बनाइए, और ये चित्र थर्मामीटर का भी आया हुआ है। तो रोगी के ताप का 24 घंटे के तुलनात्मक अध्ययन के लिए तापक्रम का चार्ट बनाया जाता है, जिससे 24 घंटे उसके तापमान पर नज़र रखी जा सके। थर्मामीटर से तापमान नापने की विधि लिखिए। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? और बहुत ज़्यादा जो सवाल इसमें पूछा गया इस चैप्टर से वो पूछा गया है, ये देख सकते हैं आप। थर्मामीटर का प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो थर्मामीटर का प्रयोग करते समय मुंह द्वारा ताप लेने की विधि में तापक्रम लेने से आधा घंटे पूर्व रोगी को कोई गर्म या ठंडी वस्तु नहीं देना चाहिए। थर्मामीटर को प्रयोग से पूर्व डिटॉल के पानी या ईथर से साफ कर लेना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन न हो इधर से उधर रोगियों में। थर्मामीटर का प्रयोग से पूर्व 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उतार लेना चाहिए। थर्मामीटर मुंह में जेब के नीचे लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी। जब तक रोगी के मुंह में थर्मामीटर लगा हो तब तक उससे बात नहीं करनी चाहिए। रोगी का ताप ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर को उसकी बगल में लगाना चाहिए, मुंह में नहीं। बच्चों का, इसमें अगर बच्चे हैं तो उसमें बगल में ही लगा के चेक करते हैं, नहीं बच्चे इसको कुछ जो है तोड़ सकते हैं क्योंकि नासमझ होते हैं। ताप ज्ञात करने के बाद उसे तुरंत चार्ट में अंकित कर देना चाहिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो ये सब जो कुछ सावधानियां हैं वो आप देख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए वीडियो को, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नई नोटिफिकेशन भी मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक। सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पेपर करिए और पूरे अंक प्राप्त करें।